फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। सो गाइस, आज हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट वाला जो राइटिंग टास्क 2 है उसको करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमने ऑलरेडी बोथ व्यू है उसको डिस्कस कर लिया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वोकैबलरी, सब कुछ हमने डिस्कस कर ली है। सो अब हम आ गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, सो इसमें भी वही सेम चीज़ें होंगी। इंट्रोडक्शन में पहली होगी रीफ्रेज, देन उसके बाद होगी हमारी थीसिस। रीफ्रेज जैसे हमने कल बोथ व्यू वाले ऐसे में किया था, सेम वैसे ही हमने इसमें करना है। क्या करना होता है? चेंज करना होता है क्वेश्चन किसकी हेल्प से? वोकैबलरी और सेंटेंसेस की हेल्प से। सेंटेंसेस बता दिए हैं, कॉम्प्लेक्स और कैसे हम वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं, सब कुछ बता दिया है। थीसिस लाइन बोथ व्यू की कल मैंने आपको बता दी थी, और ये जो थीसिस लाइन है ये है पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट की, कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। सो अगर आप सोचते हो कि जो आपको गिवन क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसकी जो थीसिस लाइन होगी वो है दिस ऐसे विल एक्सपाउंड इट इज़ कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा, एक्सपाउंड होता है एक्सप्लेन करेगा कि ये एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है, उसके बारे में इस ऐसे में बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि गिवन क्वेश्चन नेगेटिव है, सो आप बोल सकते हो कि ये ऐसे एक्सपाउंड करेगा इट इज़ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। ये एक डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है नेगेटिव। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। रीफ्रेज भी बता दिया मैंने, थीसिस भी आपको बता दी है। और बॉडी 1 में क्या आता है? टास्क, स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल और रिजल्ट। ये 4 चीज़ें आती हैं अगर हम लोग एक बीपी को बनाना चाहते हैं। ठीक है, पहली बात ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जब भी हमें और गिवन होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें दोनों में से एक ही चूज़ करना होता है। जहाँ तो हम करें फिर पॉजिटिव चूज़, ठीक है, जहाँ हम करें नेगेटिव चूज़, दोनों में से एक ही हमें चूज़ करना होता है। ठीक है, जो हमने चूज़ किया, जैसे हमने पॉजिटिव चूज़ किया, सो बीपी 1 में भी पॉजिटिव की बात करेंगे और बीपी 2 में भी हम पॉजिटिव की बात करेंगे। ठीक है, अगर हमने नेगेटिव चूज़ किया कि जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव है, सो फिर हम बीपी 1 में भी नेगेटिव की बात करेंगे और बीपी 2 में भी हम नेगेटिव की ही बात करेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों ने नेगेटिव चूज़ किया तो दोनों में नेगेटिव आएगा, अगर हम लोगों ने पॉजिटिव चूज़ किया तो दोनों में ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चूज़ एक को ही करना है, चाहे फिर आप पॉजिटिव करो चाहे फिर आप लोग नेगेटिव करो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइड जाना चाहते हो, पॉजिटिव भी जा सकते हो, नेगेटिव भी जा सकते हो। ठीक है, सो इसमें टास्क स्टेटमेंट में आपने बताना क्या होता है, रीज़न वाई यू थिंक इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। आपने पहला पॉइंट बताना है कि आपको क्यों लगता है कि ये चीज़ नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। आपके पास रीज़न होना चाहिए, रीज़न आपने पहले डिफ़ाइन करना है, फिर उसके बाद उस रीज़न को आपने एक्सप्लेन करना है। आगे मैंने सैम्पल आंसर में बताया, डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता कैसे हम एक्सप्लेनेशन देंगे, सो डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी। अब तक तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी वहाँ पर। ठीक है, और आपके डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। और राइटिंग की क्लास के बाद आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे जिसमें हम आपके डाउट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एक्सप्लेन करने के बाद हमने एग्जाम्पल देनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एग्जाम्पल हम कैसे फिट कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में आपने रिज़ल्ट देना होता है। रिज़ल्ट में बेसिकली आपने जो मेन पॉइंट होता है उसको ही पैराफ्रेज करके लिखना होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद होता है जो हमारा बीपी 2, जिसको हम लोग बॉडी पैराग्राफ 2 भी बोलते हैं, उसमें भी सेम चीज़ें आएंगी, टास्क, स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, बट यहाँ पे जो आप रीज़न दोगे वो सेकंड रीज़न दोगे। ठीक है, एक तो आपने इसमें दे दिया, अब सेकंड रीज़न आपने यहाँ पे देना है कि अगर आप सोचते हो कि ये चीज़ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो वो क्यों है, फिर उसको एक्सप्लेन करना, फिर उसके एग्जांपल देनी, फिर उसका आपने रिज़ल्ट देना। स्ट्रक्चर तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब एक बार हम लोग कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो कंक्लूज़न में देखो हमने बेसिकली करना क्या होता है।
जो रीज़न हम BP1 में दे कर आए हैं, जो रीज़न हम BP2 में लिख कर आए हैं, बस उन दोनों को ही डिफ़ाइन करना होता है, उन दोनों को ही एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने सपोज करो लिखा था कॉस्टली होती हैं, ठीक है, कुछ भी मैंने ऐसे ही अज्यूम किया कि वो कॉस्टली होती हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब वेरिएशन लेकर आपको आनी है, वही सेम वर्ड नहीं आपने लिखना, कॉस्टली दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि रेपिटेशन हो जाएगी, रेपिटेशन होगी तो पैंट्स को डिडक्ट होंगे। सो हमें इस बात की श्योरिटी रखनी है गाइस। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर तो अच्छे से क्लियर होगा। इंट्रो आएगी, इंट्रोडक्शन में रीफ्रेज आएगा और थीसिस आएगी। थीसिस मैंने आपको बता दी, ठीक है, पॉजिटिव की भी बता दी और नेगेटिव की भी बता दी। रीफ्रेज बता दिया कि जो स्टेटमेंट होती है उसको हमने चेंज करना होता है, वो कैप के साथ और सेंटेंसेस के साथ। फिर उसके बाद हमने बेसिकली BP1 लिखना होता है, जिसमें हमने पहला रीज़न बताना होता है कि क्यों हम सोचते हैं ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। फिर उस रीज़न को एक्सप्लेन करना होता है, एग्जांपल देनी होती है, लास्ट में रिज़ल्ट देना होता है। BP2 में हमने सेकंड रीज़न देना होता है, देन उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना होता है, देन एग्जाम्पल देनी है और लास्ट में रिज़ल्ट देना है। कंक्लूज़न में जो हमने यहाँ पे रीज़न दिया था, यहाँ पे रीज़न दिया था, दोनों को कंबाइन करके हमने कंक्लूज़न में लिख देना होता है, कुछ भी हमने न्यू कंक्लूज़न में ऐड नहीं करना होता। फिर इसमें मैंने क्वेश्चन कौन सा पिक किया है, इन मैनी कंट्रीज़, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में स्कूल एज चिल्ड्रन, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, स्पेंड देयर फ्री टाइम, अपना जो फ्री टाइम है वो किसके ऊपर स्पेंड करते हैं, वो है डूइंग होमवर्क। जो उनके पास फ्री टाइम होता है उसमें भी वो होमवर्क ही करते रहते हैं, फ्री टाइम में भी, ठीक है, सिर्फ वो होमवर्क ही करते रहते हैं। ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, आपने बताना है कि फ्री टाइम में काम करना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, उनको काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी लिखो। सो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, इट इज़ कंसीडर दैट, ये बात कंसीडर की जाती है इन मोस्ट ऑफ द नेशंस, बहुत सारे नेशंस में। यहाँ पे हमें गिवन था इन मैनी कंट्रीज़, तो इसको मैंने चेंज करके लिखा मोस्ट ऑफ द नेशंस, क्योंकि कंट्रीज़ को हम लोग नेशंस भी बोलते हैं। स्कूल एज चिल्ड्रन, तो मैंने लिखा स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, गिव सिंगल आउट टू, यहाँ पे स्पेंड तो मैंने लिख दिया कि वो सिंगल आउट देते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं। सिंगल आउट का मतलब होता है प्रेफरेंस देते हैं, किसको, अपने होमवर्क को, इवन इन लीजर टाइम एज वेल, अपने फ्री टाइम में भी वो सारा दिन होमवर्क ही करते रहते हैं। लीजर टाइम होता है फ्री टाइम, ठीक है, जब उनके पास फ्री टाइम होता है तब भी वो होमवर्क ही करते रहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा रीफ्रेज। अब हम बात करते हैं थीसिस की। सो थीसिस देखो, आई रेकन दैट, मुझे लगता है, इट इज़ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच, ये एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। डिस्ट्रक्टिव मतलब नेगेटिव अप्रोच है। मेरे अकॉर्डिंग उनको फ्री टाइम में काम नहीं करना चाहिए स्कूल का, बिकॉज इट इनकलकेट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ, क्योंकि इसके साथ क्या होता है, इनकलकेट हो जाती हैं पॉसिबिलिटीज़। इनकलकेट का मतलब होता है इंक्रीज़ हो जाती हैं क्या, पॉसिबिलिटीज़, हेल्थ हिंड्रेंसेस की, हेल्थ प्रॉब्लम्स की, हिंड्रेंसेस होती हैं प्रॉब्लम्स, अलॉन्ग विद डिप्राइव्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, आर्ट्स, ऐसी जो होती हैं एक्टिविटीज़, उनसे वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं, मतलब उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, वो उसमें वंचित हो जाते हैं, वो इन्जॉय नहीं कर पाते एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को। ठीक है, ये हो गए मेरे पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन करने हैं BP1 में और BP2 में। क्या बोला कि ये एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम इंक्रीज़ होगी अगर वो सारा दिन ही काम करते रहे, और दूसरा क्या होगा कि वो कोई भी एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे कोई भी एक्टिविटीज़ में अगर वो सारा दिन ही स्टडी करते रहें। ठीक है, ये थी हमारी एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप लोग सिंपल लिखना चाहते हैं इंट्रोडक्शन, तो आप कैसे लिख सकते हो, इट इज़ कंसीडर दैट, ये बात कंसीडर की जाती है मोस्ट ऑफ द नेशंस, बहुत सारे नेशंस में, स्कूल स्टूडेंट्स डिवोट देयर स्पेयर टाइम ऑन देयर हार्ड वर्क, कि वो अपना जो स्पेयर टाइम है, मतलब जो फ्री टाइम है, वो किसके ऊपर डिवोट करते हैं, होमवर्क के ऊपर ही डिवोट करते हैं। यहाँ पे मैंने डिवोट लिखा और यहाँ भी हमें स्पेंड गिवन था। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, ठीक है, यहाँ पे था स्कूल एज चिल्ड्रन, मैंने लिखा स्कूल स्टूडेंट्स, डिवोट लिख दिया स्पेंड की जगह।
फ्री टाइम की जगह स्पेयर टाइम लिख दिया, डूइंग होमवर्क मैंने सेम लिख दिया। ठीक है, ये होगी हमारी सिंपल, और ये मैंने एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करके लिखी है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आप किसको चूज़ करोगे। अगर इसको करोगे तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सो अब हम लोग BP1 को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। फिर हमें था कि हमने बॉडी पैराग्राफ 1, सो देखो बॉडी पैराग्राफ 1 मैंने कैसे लिखा, टू कमेंट्स विथ, ठीक है, कनेक्टर यूज़ किया मैंने, दैट हाउ इट पुट डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑन देयर फिटनेस लेवल, कि कैसे अगर वो सारा दिन काम करते हैं तो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा उनके फिटनेस लेवल के ऊपर। डिलीटेरियस होता है बैड, ठीक है, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा उनका फिटनेस के ऊपर अगर वो सारा दिन ही काम करते रहे स्कूल का, तो उनकी जो फिटनेस है उसमें बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा मेन पॉइंट कि बैड इम्पैक्ट पड़ेगा फिटनेस के ऊपर। ठीक है, ऊपर भी मैं हेल्थ की बात करके आई थी पहले, सो सेम मैंने उसको पैराफ्रेज करके लिख दिया अब फिटनेस लेवल। ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कनेक्टर यूज़ किया, टू एक्सप्लेन इट। गाइज, मैं आप लोगों को हमेशा यही बोलती हूँ कि कनेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कनेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं हमारी राइटिंग में और स्पीकिंग में भी। स्पीकिंग के मैंने आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ सब कुछ जो ज़रूरी है। ठीक है, और रोज़ हम सैम्पल आंसर को भी डिस्कस करते हैं और आपकी पर्सनल स्पीकिंग भी होती है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप मुझे चैट में बता दो, मैं डेफ़िनेटली उसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि आपने मेरे को फ़ी पे की है, सो हमें उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कोई भी डाउट है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करूँगी कि ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे तरीके से इरेडिकेट हो जाए। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारी जो मनी है वो वेस्ट हो चुकी है। ये बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अपने जो भी डाउट्स हैं ना उसको क्लियर करने की कोशिश किया करो। सो एक्सप्लेन करने के लिए देखो मैंने कैसे बोला, इफ़ ट्यूटीज़, अगर ट्यूटीज़ क्या होती हैं, चिल्ड्रंस स्पेंड ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ टाइम, अगर वो बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडियस होता है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, काम करने के ऊपर, अपना जो होमवर्क दिया है उसके ऊपर, देन इट माइट बी एस्केलेटिंग द चांसेस ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटी। तो इससे क्या होगा, जो उनका पोस्चर है ना, बॉडी की जो अपीयरेंस है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो सारा दिन ही बैठे रहेंगे। ठीक है, दैट विल पुट डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन देयर पर्सनालिटी, अगर उनका जो पोस्चर है वो ख़राब हो गया तो उनकी पर्सनालिटी के ऊपर भी डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। डेवस्टेटिंग क्या होता है, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और वो शिकार हो जाएंगे किस चीज़ के, बट ऑल्सो स्टार्ट विक्टिम ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। विक्टिम होते हैं शिकार होना। ठीक है, वो किस चीज़ के शिकार हो जाएंगे, क्रॉनिक डिजीज़ के। अगर वो सारा दिन ही काम करते रहें स्कूल का, कुछ भी वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली पोस्चर डिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है, और डिजीज़ के चांसेस भी इनकलकेट होंगे। ठीक है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, आप इसको यूनाइट भी कर सकते हो अपने साथ। ठीक है, और अब मैंने दी इसकी एग्ज़ाम्पल जो कि इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। सो देखो इसको मैंने कैसे लिखा है, टू एपिटोम, एपिटोम का मैंने कनेक्टर यूज़ किया। इट वॉज ए हेडलाइन, ये हेडलाइन थी इन द न्यूज़पेपर में थी हेडलाइन, विच एक्सपाउंड दैट, जिसने ये एक्सप्लेन किया। एक्सपाउंड होता है एक्सप्लेन करना, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम बर्डन ऑफ स्कूल वर्क, ज़्यादा बर्डन होना किसका, स्कूल का। ठीक है, जो भी स्कूल में हमें काम दिया जाता है उसकी वजह से जो बच्चों को बर्डन होता है। 9 आउट ऑफ 10 लर्नर्स, 10 में से जो 9 बच्चे थे वो क्या हो चुके थे, सफ़र कर रहे थे डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ इलनेस, उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां लग चुकी थी। ठीक है, डिस्पैरेट होता है डिफरेंट, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप की उनको बीमारियां लग चुकी थी। सो एक बार फिर से बताती हूँ कि मैंने अब तक क्या बोला आप लोगों को। सो गाइस देखो, सबसे पहले हमने रीज़न दिया कि फ़िटनेस लेवल के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया, अगर सारा दिन बच्चे, ठीक है, क्या करते रहे, स्टडी करते रहे, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, पोस्चर है जो उनका बॉडी का वो ख़राब हो जाएगा। अगर बॉडी का पोस्चर ख़राब हो गया तो उनकी पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगी,
और जो डिजीज़ेज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि सारा दिन बैठे रहना है उन्होंने, ठीक है, कुछ भी वर्क नहीं करते थे, फ्री टाइम में भी स्टडी करते थे, ठीक है। सो एपिटोम मैंने एग्जांपल के लिए यूज़ किया, जिसमें मैंने ये बताया आप लोगों को कि हेडलाइन थी ये न्यूज़पेपर की, जिसमें ये बताया गया कि जो होमवर्क दिया जाता है स्कूल में, ठीक है, उस बर्डन की वजह से जो 10 में से 9 बच्चे थे वो शिकार हो चुके थे किस चीज़ के, इलनेस से, ठीक है। इलनेस मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको बीमारियां हैं वो लग चुकी थी। क्लियर हुआ? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। चैट में बता देना अगर अच्छा लगा हो तो। सो रिज़ल्ट में मैंने क्या बात बोल दी, 10 का कनेक्टर यूज़ किया। इट प्रूव्स दैट, ये बात प्रूफ होती है, डूइंग वर्क इन ए फ्री टाइम में काम करना इज़ नॉट ए प्रेज़वर्दी स्टेप। प्रेज़वर्दी क्या होता है? गुड स्टेप। मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, कि अगर हम लोग फ्री टाइम में काम करते हैं तो वो एक अच्छा स्टेप नहीं है, वो एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। सो अब हम लोग BP2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सेकंड जो अपना रीज़न है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो कनेक्टर मैंने यूज़ किया फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, ये मैंने कनेक्टर यूज़ किया, ठीक है। देयर आर मल्टीफेरियस रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मल्टीफेरियस होता है बहुत सारे, ठीक है। द पैरामाउंट वन जो मेन है वो कौन सा है? इट क्रिएट हर्डल्स इन देयर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। हॉलिस्टिक होता है ओवरऑल, ठीक है, और जो हर्डल्स होती हैं उसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स, ठीक है। उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। सो देखो, टू एक्सप्लिकेट इट का मैंने कनेक्टर यूज़ किया। व्हेन चिल्ड्रन इनरोल दमसेल्फ इन एकेडमिक वर्क फॉर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, जब बच्चे इनरोल होते हैं मतलब लगे रहते हैं एकेडमिक वर्क में इवन बहुत ही लंबे समय तक, देन दे विल अनएबल टू एंगेज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और बच्चे क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंगेज का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, लेकिन जो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बोन की तरह काम करती हैं। वेदर टू अमेलियोरेट देयर मूड, चाहे फिर वो अपने मूड को अच्छा करना चाहते हैं तब भी उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो अपनी ओवरऑल ग्रोथ को एनहांस करना चाहते हैं सो उसमें भी उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर इंस्टेंस अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर, इंडिया की लॉ मेकर होती है गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये सर्वे किया था जिसमें उन्होंने फाउंड किया मोर देन ए हाफ मतलब 50% से ज़्यादा बच्चे हैं जो हैड विक्टिम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, उनको मेंटली प्रॉब्लम हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि वो सारा दिन काम ही करते हैं, कुछ भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। सो इसमें हमने बेसिकली पहले बोला कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि बच्चे सारा दिन बहुत ही लंबे समय तक एकेडमिक वर्क ही करते रहते हैं, स्कूल का वर्क ही करते रहते हैं और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म ही नहीं करते। और हमें पता है कि जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनको एंटरटेन करने के लिए, ठीक है, और उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ तो बोन की तरह काम करती हैं लेकिन वो उनमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन काम ही करते रहते हैं, जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो स्कूल का काम करते हैं। फिर मैंने इसमें बता दी एग्ज़ाम्पल में मैंने बता दिया कि सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें ये बात प्रूफ हो चुकी है कि 50% से जो ज़्यादा बच्चे हैं वो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं, मतलब वो मेंटली अपसेट हो चुकी हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। सो रिज़ल्ट के लिए मैंने बोला देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, ये बात क्लियर हो जाती है दैट गिविंग मच प्रेफरेंस टू वर्क, अगर हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वर्क को, वो भी लंबे समय तक, इनॉर्मस मतलब ज़्यादा टाइम तक अगर हम वर्क ही करते हैं, विल वर्जनिंग ट्रबल्स इन एंटरटेनमेंट टास्क, तो वो एंटरटेनमेंट टास्क
नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, उसमें उनको ट्रबल फेस करनी पड़ेगी, ट्रबल होती है, प्रॉब्लम्स आएंगी उनको एंटरटेनमेंट टास्क में पार्टिसिपेट करने में, ठीक है। बर्जनिंग का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, अलॉन्ग विद वीकन मेंटल पावर, उनकी जो मेंटल पावर है ना, मेंटेलिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वीकन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंक्लूज़न में मैंने क्या बोला, प्रेफरिंग वर्क बियॉन्ड पोटेंशियल, अगर हम लोग अपनी कैपेसिटी से, पोटेंशियल होता है कैपेसिटी, अगर हम लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं होता, नाइदर फ्रूटफुल फॉर डिसेंट हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और इन्जॉयबल एक्टिविटीज़ के लिए भी वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। इन दोनों की हम बात करके आए थे BP1 और BP2 में, हेल्थ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की। सो उनको ही जस्ट मैंने लिखा है कंक्लूज़न में, कुछ भी न्यू चीज़ है उसको मैंने ऐड ही नहीं किया हुआ है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है बच्चे। देखो मैंने बेसिकली यही बोला, अगर हम लोग काम करते हैं ना काफ़ी लंबे समय तक तो हेल्थ के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, और बच्चे हैं जो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। सो ये था हमारा आज का राइटिंग टास्क 2। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि बेसिकली इसमें हमने बात किससे रिलेटेड की है।